आप सभी, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आप सभी सोच रहे होंगे कि एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो आने में इतना लेट क्यों हो गया। वो दरअसल दूसरा वीडियो आज से लगभग हफ्ता भर पहले वो भी बन गया था, लेकिन किन्हीं कारणों वो ख़राब हो गया था, तो उसके स्थान पे दोबारा टाइम लगा जो है बनाने के लिए। तो उस दिन उस वीडियो में हम बताए थे कि आपको अगला जो चैप्टर भूगोल का है उसमें कृषि 14 चैप्टर कृषि आपका है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। बड़ी मेहनत से इसको मैंने एक बार और पढ़ाया था, लेकिन वो दूसरे एक लोग आए थे तो बना रहे थे तो बना नहीं पाए थे। तो चलिए देखते हैं। कृषि आप जानते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ है। प्राचीन काल से ही हमारे देश में कृषि होती आ रही है। यहाँ की अधिकांश जो जनसंख्या है करीब 70% या आसपास ये कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो हमारा कृषि क्षेत्र है ये देश की अधिकांश जनसंख्या को रोजगार देता है। रोजगार देना आप पिछली कक्षा में पढ़ भी चुके हो कि क्योंकि आपके यहाँ जनसंख्या अधिक है और जो ना चाहते हुए भी यानी कि रोजगार की कमी के चलते भी जहाँ एक लोगों का काम है वहाँ 2-4 लोग नियोजित होते हैं, लगे रहते हैं कृषि में। तो हमको इसमें पढ़ना है कृषि के बारे में। तो सबसे पहले जो हेडिंग है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, वो है कृषि के प्रकार। चैप्टर नेम राइट कर लीजिए, कृषि। कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। तो हेडिंग जो हमारा है वो क्या है, कृषि के प्रकार। खेती के प्रकार, किस किस टाइप की कृषि होती है। हम जानते हैं हमारे यहाँ की जो भौगोलिक विविधता है, मिट्टी अलग अलग है, जलवायु की दशाएं हमारे यहाँ अलग अलग टाइप की हैं। तो इस प्रकार से भी कृषि की जो क्रिया है वो डिफरेंट होती है अलग अलग स्थानों पे। इसके अलावा प्राचीन काल से हमारे यहाँ खेती होती ही आ रही है। तो कौन कौन सी खेती, किस किस प्रकार की कृषि हमारे यहाँ की जाती थी और थी के बाद अभी है, कौन कौन सी प्रकार की कृषि की जाती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला जो इसके अंतर्गत है वो हेडिंग ये है कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। शब्द से ही स्पष्ट है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। जाहिर सी बात है, सर्व विदित है, सभी को पता है, पहले रोटी, कपड़ा और मकान। आप सर्वप्रथम ये प्रयास करेंगे कि आपको खाने के लिए मिल जाए, किसी तरह से नमक रोटी मिले। कोई भी व्यक्ति हो, पहले नमक रोटी, फिर उसकी आमदनी बढ़ी, कुछ और प्रकार के भोजन शामिल किया, फिर आमदनी बढ़ी कुछ और प्रकार के। तो इस तरह से जो कृषि का विकास हुआ, तो सबसे पहले हमारे क्या है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। ध्यान से आप अगर यदि इसको समझेंगे तो मैं नहीं समझता आपको खेल में इसको लिखने की जरूरत पड़ेगी, समझ जाएंगे। जो प्रश्न पूछेगा बना के उत्तर लिख जाएंगे। तो मेरा मानना है कि जो उत्तर स्वयं बना के लिखा जाता है वो ज़्यादा बेटर होता है, वो आपको आगे भी सफलता दिलाता है। तो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि ये आपके यहाँ शुरुआती वर्षों में की जाती थी और अभी भी की जाती है। विशेषता क्या है इसकी, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की, कि इस कृषि में कुछ पारंपरिक या देसी जो कृषि औजार होते हैं, जैसे लकड़ी के हल हो गए या पत्थर के औजार हो गए, इससे कृषि किया जाता है। यह निर्भर करता है पूर्ण रूप से प्रकृति पर।
सिंचाई तब होगी जब बरसेगा, या सूखा नहीं पड़ा, ओलावृष्टि नहीं हुई तो ये कृषि हो गया। अभी हमारे यहाँ क्या है, यदि सूखा पड़ गया तो नहरें चल गई, ट्यूबवेल लगाए हम लोग, वहाँ से सिंचाई कर लिए। तो ये जो है यानी पुराने रीति रिवाजों के द्वारा इसमें कृषि की जाती है, पुराने औजारों के द्वारा, पारंपरिक औजारों के द्वारा। साथ ही इसका जो मेन उद्देश्य ये होता है कि इस कृषि के द्वारा व्यक्ति को केवल और केवल अपना अपने प्रयोग के लिए इसको किया जाता है। इस कृषि को यानी इससे जो उत्पाद मिलेगा उसको हम स्वयं ही यानी कि कृषि करने वाला जो परिवार होता है वही खाएगा। और इसके अंतर्गत एक उदाहरण आपको बता दिया जाए, जैसे है झूम कृषि। झूम कृषि, झूम कृषि का मतलब होता है स्थानांतरी कृषि। स्थानांतरी कृषि, स्थानांतरण माने क्या होता है, ट्रांसफर, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, वहाँ कृषि करना। बताया जा चुका है कि कुछ जातियाँ, कुछ लोग जो है जंगल में जाते हैं, जंगलों को काटते हैं, उसको जलाते हैं, भूमि को साफ कर देते हैं, वहाँ पे खेती करते हैं। और जैसे उसकी उर्वरता खत्म हुई, उर्वरता क्यों खत्म हो रही है, क्योंकि यहाँ कोई खाद नहीं बोया जा रहा है, यहाँ कोई रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, तो कितना उत्पादन होगा। तो इस तरह से इसमें उत्पादन भी कम होता है। और जब उस भूमि पर उत्पादन एकदम से कम हो जाएगा तो वो परिवार क्या करेगा, स्थानांतरण कर जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा, वहाँ भी जंगल काटेगा, जलाएगा, फिर खेती करेगा। चलो उसके लिए तो ये फायदा होगा, उसके परिवार को भोजन मिल रहा है, अनाज मिल रहा है। लेकिन प्रकृति के लिए क्या फायदा है, प्रकृति के लिए तो कुछ भी फायदा नहीं है, उसके लिए तो नुकसान है। क्या नुकसान है, पेड़ कट रहे हैं, और पेड़ कटना कितना नुकसान है पता है सभी को। तो अब इसमें थोड़ा सा और हम जोड़ देते हैं। इस स्थानांतरित कृषि को आपके देश में कहाँ किया जाता है, बता देते हैं हम आपको। ये पूर्वोत्तर, ये पूर्व है और ये उत्तर है, यानी कि इसी कोने पे कहीं यहाँ कहीं किया जाता है पूर्वोत्तर में। पूर्वोत्तर का मतलब कौन कौन से राज्य हैं, असम है, अरुणाचल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। इन जगहों पर आपकी झूम कृषि की जाती है। यहाँ पे इनको झूम कहा जाता है, लेकिन कुछ अलग अलग जगहों पर इनके अलग अलग नाम हैं, वो नाम हम आपको बताते हैं। जैसे मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए, मध्य प्रदेश में इस कृषि को क्या कहते हैं, वेबर कहते हैं, वेबर अथवा दहिया, चाहे दहिया कहो चाहे डहिया कहो, बात एक ही है। ये मध्य प्रदेश में कहा जाता है। कुछ और जानकारी यदि हम ले लें, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में पोंडू कहा जाता है, पोंडू या पेंडा कहा जाता है। इस विकल्प में आपका आ जाएगा कि वेबर किस प्रकार की कृषि का नाम है, या पोंडू या दहिया या पेंडा किस प्रकार की कृषि का नाम है, या झूम का कोई अलग नाम क्या है, या झूम को आंध्र प्रदेश में क्या कहा जाता है। एक और जान लीजिए ओडिशा की बात, ओडिशा, ओडिशा, यही ओडिशा जहाँ पे चिल्का झील है ना, हीराकुंड बांध भी है, गोकुल झील है ना चिल्का, तो ओडिशा में इसको पामा डाबी बोला जाता है, पामा डाबी। ये ओडिशा की बात है। इसी कृषि को, ये सभी झूम कृषि के ही अलग अलग क्या है नाम है। तो अब दोबारा रिवाइज करते हैं। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या होता है, ये कृषि पारंपरिक औजारों जैसे लकड़ी के औजार, लकड़ी के हल या पत्थर के औजारों से किया जाता है। और ये कृषि पूर्ण रूप से प्रकृति पर आधारित होता है, प्रकृति पर आधारित होगा, और इससे पर्यावरण को नुकसान भी है। और ये जो है स्वयं के भरण पोषण के लिए, अपने लिए इसको
जो है किया जाता है, उगाया जाता है। तो ये तो हो गया प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। अब हम अगली हेडिंग देखते हैं, इसको देख लेते हैं। दूसरा है गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि। आप जानते हैं आपके देश में लड़का कमाने लायक हुआ तो अलग हो गया, भाइयों में फूट पड़ गई, और संपत्ति का जो विरासत वाला अधिकार है कि पिता की संपत्ति में पुत्र को जरूर मिलेगा। इससे क्या हो रहा है, एक नुकसान ये भी हो रहा है, यदि हम इस पाठ के हिसाब से देखें, भूमि का टुकड़ा टुकड़ा हो जा रहा है, यानी कि जमीन जो है एक बड़े खेत से छोटे छोटे खेतों में तब्दील होता चला जा रहा है। तमाम मेड़ हो जाते हैं, जब ढेर सारे मेड़ हो गए वैसे जमीन कम हो गई, उत्पादन कम हो गया। तो इस दशा में गहन जीविका कृषि वहाँ की जाती है जहाँ पे भूमि पर अत्यधिक दबाव होता है, प्रेशर होता है। दबाव का मतलब जमीन कम है, उत्पादन ज़्यादा लेना है, थोड़ी ज़मीन पे ज़्यादा खाने वालों के लिए अनाज उत्पन्न करना है, तो यहाँ भूमि पर दबाव अधिक होता है। इसलिए यहाँ पे अधिक से अधिक क्या करते हैं, उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया जाता है, जैसे हाइब्रिड वगैरह जो बीज आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देते हैं। सिंचाई की अच्छी व्यवस्था की जाती है और अधिक श्रम माने मेहनत, श्रम का निवेश किया जाता है। निवेश करना माने लगाना, अधिक मेहनत को लगाया जाता है, मेहनत किया जाता है, और तब वहाँ पे क्या मिलता है, तब वहाँ पे उत्पादन मिलता है, उत्पादन लिया जाता है। और इसको भी अपने इस्तेमाल के लिए, अपने खाने के लिए, अपने प्रयोग के लिए इसको भी किया जाता है। और इसके बाद जो है आपका जो थर्ड हेडिंग रहेगा वो रहेगा वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि वाणिज्य का अर्थ है, आपको बताया गया है, ऐसे क्रियाकलाप जिनसे आपको धन की प्राप्ति हो, पैसे की प्राप्ति हो, रुपए की प्राप्ति हो। तो यहाँ पे आधुनिक निवेश के द्वारा, आधुनिक निवेश में क्या आ जाएगा, मशीनें आ जाएंगी, जैसे ट्रैक्टर है या जो कंबाइन है, रोटावेटर है, और उन्नत किस्म के बीज हैं, आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकी है, मिट्टी का परीक्षण भी करना उसमें शामिल हो सकता है, और सिंचाई की बेहतरीन व्यवस्था करना है, और कीटनाशकों का अधिकाधिक प्रयोग। यानी कि आधुनिक निवेश के द्वारा अधिक से अधिक पैदावार, आधुनिक निवेश के द्वारा क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार और उसको बेच देना ना। और इसमें चाय है, काफ़ी है, रबड़ है, और देख लो आपके गांव में जो होता है, अभी गेहूँ कटने के बाद समझ गए क्या है, तो इन सब का उत्पादन इसमें किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है पैसा जिससे प्राप्त किया जा सके। चलो आ जाता है फसलों के प्रकार। ये तो क्योंकि आप सभी गांव से रिलेटेड हैं, गांव से संबंधित है, समझने में कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। अगला जो वीडियो रहेगा आपका वो इतिहास वाला रहेगा, और इसको मैं समझता हूँ समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप इसे समझ सकते हैं, और प्रश्न आने पर इसको सही ढंग से लिख भी सकते हैं। इतना यदि पक्का कर लिए, एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक अगर आप कंफर्म करते चले गए तो लास्ट तक पेपर आने तक आपका जो थोड़ा मोड़ा बचेगा वो आप कवर कर लेंगे। लेकिन यहीं से यदि शिथिलता आप दिखाए
आलस आपके पास आया तो फिर एक दिन बोझ बन जाएगा, ये बोझ बन जाएगा तो बोझ उठाना मुश्किल हो सकता है। चलो देखते हैं फसलों के प्रकार। फसलों के प्रकार, कुछ लोगों के दिमाग में क्या आ गया होगा, धान गेहूं चावल? नहीं, बताते हैं। 3 प्रकार की फसलें आपके देश में हैं। एक रबी, आप सबके समझ में आ गया, खरीफ और जायद। जल्दी से बता देते हैं। रबी फसलें अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और अप्रैल महीने भी जो कट रहा है। पूछता है 1 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है? दे देगा 3 रबी की दे देगा, 1 खरीफ की दे देगा, या निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है, ऐसे दे देगा। और निश्चित तौर पे कृषि से एक प्रश्न जो विकल्प वाला है वो तो जरूर पूछता है, बाकी लघु तिलघु तो अलग बात है। रबी अक्टूबर नवंबर से लेकर अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और अप्रैल तक काट लिया जाता है। और खरीफ हुई चावल वाला सीजन में, यानी कि जुलाई अगस्त में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। फिर जायद, इन दोनों फसलों के बीच का जो जगह स्थान होता है, यानी कि फरवरी मार्च या अप्रैल भी मान सकते हो, इन महीनों में जो बोया जाता है वो जायद होता है। रबी की फसलों की बात यदि की जाए आपने तो गेहूँ, सरसों, चना, मटर, और खरीफ में आपका चावल है, उड़द है, ये सब है। और जायद में आपका तो सब फल ही है, तरबूज है, खरबूजा है, खीरा, काकड़ है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब बता दिया जाए मुख्य फसलें। सबने पूछेगा भारत की मुख्य फसलों के नाम बताओ। मुख्य फसलें कौन कौन सी फसलें हैं? माइक में भी जान होगा और वैसे भी मिट्टी आपके यहाँ की अलग अलग है, जलवायु आपके यहाँ विभिन्नता है, और कृषि पद्धतियाँ जो हैं, कृषि का जो तरीका है वो इसी वजह से हर जगह पे अलग अलग है। रिजल्ट क्या निकलता है कि जो फसलें हैं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टाइम में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। जैसे आ जाइए, एक फसल का नाम आपको बता देते हैं, चावल। आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, हमें ये बताने की जरूरत है ये भारत की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैदा यही होता है और सबसे ज़्यादा इसको खाया भी जाता है। और मिलता कहाँ है, शॉर्टकट में जल्दी से हम आपको बता देते हैं, ये भी काम चले। कहाँ मिलता है ये बता देते हैं आपको। चावल सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ भी है, आपका यूपी भी है। ये सभी क्या है, चावल के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। वैसे तो अगर विश्व की बात की जाए तो चाइना आपका पड़ोसी जो है वो पहले स्थान पे है, बाकी दूसरे पे हम लोग हैं, यानी इंडिया वाले हैं। इसके बाद एक चीज़ और जाने, इसके लिए पूछता है कि आवश्यक भौगोलिक दशा बताइए। कभी कभी पूछ लेता चावल की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक दशा का वर्णन कीजिए। भौगोलिक दशा माने क्या क्या चाहिए? कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस इसके लिए तापमान चाहिए और 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए। बारिश नहीं होगी तो दिक्कत है। और इतना तापमान, कितनी उमस रहती है हमको पता ना,
धान के मौसम में बड़ी उमस रहती है, तो उससे क्या होता है, फसल अच्छी हो जाती है। और जो मिट्टी है जलोढ़ तो हमारे यहाँ होती है, इसके लिए वही मिट्टी चाहिए जिसकी जलधारण क्षमता जो है ज़्यादा है, वहाँ अच्छी से हो जाती है। चलो देख लेते हैं गेहूँ। दूसरी महत्वपूर्ण फसल है। इसकी बुआई के लिए शीत ऋतु चाहिए और जब कटाई होती है तो एकदम मौसम साफ होना चाहिए, सूरज खिला हुआ होना चाहिए और मौसम साफ होना चाहिए। और जो बारिश की बात है तो 50 से 75, मौसम साफ तो होना चाहिए, तापमान यानी कि मौसम साफ, तो 50 से 75 सेंटीमीटर क्या हो, वर्षा हो, वर्षा भी चाहिए। चलो मैप में आ जाते हैं, बता देते हैं कहाँ कहाँ गेहूँ मिलता है। पंजाब हो गया, औसत उत्पादन सबसे ज़्यादा किसका है, पंजाब का है। एग्जाम्पल के तौर पे बता दें, यदि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 1 बीघा में यदि 10 कुंटल निकलता है तो पंजाब 1 बीघा में 15 से 16 कुंटल निकलता है, ये औसत है। और ओवरऑल अगर प्रोडक्शन की बात करें, उत्पादन की बात करें, तो सबसे ज़्यादा गेहूँ पैदा करता है वो कौन है, उत्तर प्रदेश। क्यों, पंजाब से ज़्यादा ज़मीन है उत्तर प्रदेश के बाद, तो जाहिर सी बात है गेहूँ सबसे ज़्यादा इसके यहाँ पैदा होगा। इसके अलावा ये तो कुछ खाद्य फसलें हो गई, इसके अलावा कुछ और भी मोटे अनाज है, जैसे बाजरा है, ज्वार है। लेकिन इन सबके अलावा जो और मुख्य है वो है कुछ अन्य खाद्यान्न फसलों में है। अन्य खाद्यान्न फसलें क्या केवल गेहूँ, चावल और ज्वार, बाजरा ही खाया जाता है, नहीं कुछ और भी खाया जाता है, इसको बताते हैं। जैसे सर्वाधिक पैदा होता है उत्तर प्रदेश में क्या, गन्ना। महाराष्ट्र में भी, उत्तर प्रदेश यहाँ है जो कि महाराष्ट्र में भी गन्ना बहुत पैदा होता है। गुजरात के बाद महाराष्ट्र, यानी कि यमुना चंदी दे रहे हैं, महाराष्ट्र भी होता है। और इसके लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। गन्ना के उत्पादन के लिए कितने तापमान, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसके लिए जरूरी होता है। और यदि हम वार्षिक वर्षा की बात करें तो 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और गन्ना भी हो गया, और क्या खाते पीते हैं, चाय हो गया, चाय पता ना ढलान वाले क्षेत्रों में होता है। और सबसे ज़्यादा चाय आपके यहाँ पश्चिम बंगाल में भी दार्जिलिंग है, उत्तराखंड में भी हो जाता है। पहाड़ी एरिया जो है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा होता है। और ओवरऑल इंडिया में हम सबसे ज़्यादा की बात करें तो बीच में एक राज्य है, क्या नाम है, असम। असम राज्य में सर्वाधिक जो है चाय की खेती की जाती है, सबसे ज़्यादा होता है। कॉफ़ी का मतलब कहवा भी इसका एक नाम है। कासे कहवा, कासे कॉफी, और ये होता भी है कासे कर्नाटक में, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, सबसे ज़्यादा ये कर्नाटक में होता है। फिर ये तो खाने वाली फसलें थी, संक्षिप्त जानकारी। अब हम अखाद्य फसलें, वो फसलें जिन्हें हम खाते नहीं हैं। कौन सी फसल ऐसी है जिसे हम नहीं खाते हैं, कोई बताए। इन फसलों में जैसे क्या है, कपास को हम खाते नहीं, और जूट भी नहीं खाते ना। चलो, कपास का प्रयोग कहाँ किया जाता है,
क्यों कपास की खेती की जाती है? जो सूती वस्त्र उद्योग है उसके लिए कपास कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। और इसकी खेती होती कहाँ है? पहले तो हम ये जान लें, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी चाहिए और बताया गया है मैप में काली मिट्टी कहाँ कहाँ मिलता है। वो राज्य गांधी जी का जन्म वाला राज्य और इस समय प्रेजेंट टाइम में जहाँ पे आपके देश में कोविड-19 के केस ज़्यादा है, कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। इन दोनों राज्यों में काली मिट्टी बहुतायत में पाई जाती है। जाहिर सी बात है, जहाँ इसके लिए आवश्यक भौगोलिक दशा मिल गया वहीं इसकी कृषि भी की जाएगी। बिल्कुल कपास की खेती इन राज्यों में। इसके अलावा जब कपास की खेती यही तो सूती वस्त्र उद्योग यहाँ थोड़ी लगेगा, यहीं ज़्यादातर लगेगा। तो ये तर्क की बात है, समझने की बात है। कपास हो गया। चलो दूसरा आते हैं जूट। जो बोरियां बनती है, गांव में जिसको बंदरावा बोरा कहते हैं बच्चों, टाट जिससे बनता है, सुतरी जिससे बनती है, वो क्या है? वो जूट है। इस जूट का जो उत्पादन है कहा जाए सबसे ज़्यादा करता है पश्चिम बंगाल करता है और बिहार भी करता है। हमारे पूरब में, हमारा पूर्व का जो पड़ोसी है राज्य है बिहार है, वो भी जूट का उत्पादन करता है। मैं भी पूछ लेगा जूट उत्पादन वाले जो स्थानों के नाम दिखाओ या क्या कहते हैं कपास उत्पादित स्थानों के नाम बताओ। तो ये आप अगर ध्यान से देखते हैं, समझ रहे हैं तो अच्छे से समझ जाएंगे। फिर क्या है? अगली जो हमारी हेडिंग है वो है कृषि में प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। कृषि में प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। तकनीकी प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है? तकनीकी सुधार। कोई काम यदि आप तकनीकी से करते हैं तो कम समय में, कम लागत में बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, चाहे वो कृषि हो, चाहे आपकी पढ़ाई हो क्यों ना हो। तो इसके लिए हमारी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी देश की आज़ादी के बाद, जब हमारी पंचवर्षीय योजना का निर्माण होना शुरू हुआ 1951 में, तो उस प्रथम पंचवर्षीय योजना में भी कृषि में सुधार का लक्ष्य रखा गया। क्यों? देश नया नया आज़ाद हुआ था, जनसंख्या थी, उत्पादन नहीं था हमारे यहाँ, खाद्यान्न की समस्या थी। तो सरकार ने सोचा पहले 5 साल में हम लोग क्या करेंगे कि अपना पहले पेट भरेंगे, खाद्यान्न इतना उपजाएंगे कि हमारे नागरिकों का पेट भरे। उसके बाद जब आदमी भूखा नहीं रहेगा तो आगे का सोच सकता है। यदि आपको भूख लगी है तो पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं करेगा, यदि आप अस्वस्थ हैं तो पढ़ नहीं पाएंगे। तो सरकार का यही लक्ष्य था, यही उद्देश्य था कि कृषि पे स्व आधारित हों, खुद आधारित हों और इसमें अपनी निर्भरता प्राप्त करें, जिससे देश को आगे ले जाया जा सके। इसके लिए क्या किया गया? नहरें निकाली गई, सिंचाई की व्यवस्था की गई और प्रयास किया गया। जो ज़मीन है अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई थी, चकबंदी व्यवस्था लाई गई। चकबंदी के द्वारा जो भूमि के छोटे छोटे टुकड़े थे, जैसे किसी का 2 हिस्सा यहाँ है, 3 हिस्सा वहाँ, 5 हिस्सा कहीं और है, तो इस सबको नाप के क्या किया गया कि एक ही जगह पे इस जमीन को रख दिया गया, जिससे खेत का आकार भी बड़ा हो गया और व्यक्ति का श्रम भी बचा। इसके अलावा जो एक शब्द है जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी ये मुगल काल से ही यानी कि
उसके बाद अंग्रेजों के समय से तक में भी ये विद्यमान थी। मुख्य इसका काम क्या था कि कुछ गांवों का एक जमींदार होता था, वहाँ से वो टैक्स के रूप में, कर के रूप में अनाज इकट्ठा करवाता था, सारी जमीन का मालिक वही होता था। तो इस व्यवस्था को भी तोड़ दिया गया, ख़त्म किया गया और लोगों को ज़मीनें दी गई। तो इस टाइप के सुधार हमारे यहाँ किए गए। इसके अलावा कुछ और भी, जैसे किसान कल्याण योजना हुआ या कृषि फसल बीमा योजना हुआ या सहकारी बैंकों के द्वारा, जैसे आपके ग्रामीण बैंक हैं, इन सब के द्वारा भी कृषकों को अपने अच्छे किस्म के बीज खरीदने के लिए या कृषि के औजार खरीदने के लिए या पशु खरीदने के लिए, माने कुछ भी ऐसे क्रियाकलाप के लिए जिससे उनका विकास हो, उनकी फसलों का, उनके घर का विकास हो, उन्नत स्थिति में आए, इन सब कामों के लिए सहकारी समितियों द्वारा, बैंकों द्वारा ऋण देने की भी व्यवस्था की गई। और इसके बाद आपकी अगली जो हेडिंग बनेगी वो है कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और उत्पादन में योगदान। रोजगार भी रहेगा, कृषि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार भी रहेगा, रोजगार और उत्पादन में योगदान। किसका योगदान? कृषि का योगदान। कृषि का योगदान किसमें? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में। अब समझते हैं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान कैसे है। फिर वही दोहरा रहे हैं, भारत कृषि प्रधान देश है, अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, आश्रित है। तो इसके अलावा जब हमारे देश की स्थिति सुधरी, उत्पादन हमारे यहाँ बढ़ा, गेहूँ या चावल या गन्ने का या चाय का, तो इसको क्या किए हम निर्यात भी कर रहे हैं दूसरे देशों को, विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं। साथ ही हमारे निवासियों, हमारे नागरिकों को भी इसमें कृषि में क्या मिल रहा है? रोजगार मिल रहा है। अभी भी अधिकांश जो रोजगार है वो प्राथमिक क्षेत्र अर्थात कृषि में ही है। तो इस तरह से एक महत्वपूर्ण स्थान है कृषि का हमारी अर्थव्यवस्था में, लोगों को रोजगार दे रहा है और बाहर को चीज़ें निर्यात करके विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर रहा है। रोजगार, क्योंकि रोजगार की बात हो गई, रोजगार भी दे रहा है और उत्पादन में योगदान। देश का जो सकल घरेलू उत्पाद है या देश की जो टोटल संपूर्ण कमाई होती है, उसमें सभी क्षेत्रों का कुछ न कुछ योगदान होता है। कुछ योगदान जो बाहर हमारे देश के निवासी कमाने गए हैं विदेशों में, वो कुछ पैसा भेजते हैं। कुछ हम चीज़ों को निर्यात करते हैं या खनिज पदार्थों का निर्यात करते हैं। और कुछ जो कृषि उत्पाद हैं, ये जब अधिक मात्रा में हो गए तो उनको भी हम लोग बाहर को भेज देते हैं। बच्चों, एक शब्द और आ गया लास्ट में, वैश्वीकरण। संक्षिप्त बता देते हैं। वैश्वीकरण का मतलब पूरे विश्व का आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक रूप से एक दूसरे के करीब आना। इसको समझ लीजिए। ये वीडियो यही एंड कर रहे हैं और अगले वीडियो में हम इतिहास की सामग्री प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।